अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिसीजन स्ट्रक्चर्स के सिलसिले में इफ स्टेटमेंट को स्टार्ट हमने किया था और उसकी हमने पहली सिंटेक्स देखी थी। उस सिंटेक्स के अंदर अगर आप गौर करें तो उसमें सिर्फ एक कंडीशन टेस्ट होती थी। ये यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर वही पिछले लेक्चर वाला प्रोग्राम यहाँ पे आपके सामने मैंने दोबारा डिस्प्ले किया। ये प्रोग्राम ये था कि इसके अंदर मतलब मार्क्स ऑब्टेन लेने थे स्टूडेंट से हमने, और उसको फिर चेक हमने करना था भाई मार्क्स अगर 40 से ग्रेटर होते हैं या उसके इक्वल होते हैं तो ये एक मैसेज हमने डिस्प्ले करना था कंग्रेचुलेशन का। तो अब इसमें आप अगर और करें तो इसमें जस्ट ये चेक किया जा रहा है भाई अगर मार्क्स ग्रेटर और इक्वल 40 हों तो फिर क्या होना चाहिए। तो इसमें ये नहीं बताया गया और ना प्रॉब्लम के अंदर ये चीज़ मौजूद थी भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या होगा। मसला ये है कि ये जो सिंटेक्स है, जो फर्स्ट सिंटेक्स है इफ की, एक ही कंडीशन टेस्ट हो सकती है। तो दूसरी कंडीशन के लिए या तो कोई ख़ास तरीका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर किसी नेक्स्ट अगली सिंटेक्स की हमें बात करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें कि अगर फ़र्ज़ करें ये वाला प्रोग्राम इस तरह हो भाई अगर मार्क्स हैं वो 40 या उससे अबव हैं तो फिर एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कंग्रेचुलेशन। अदरवाइज दूसरी सूरत में अगर ये 40 या उससे अबव ना हो तो फिर एक और मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो अगर हम इसको इस तरह यहाँ पे लिखें, ये जैसे येलो हाईलाइट मैंने यहाँ पे किया है, तो इस पे आप गौर करें तो हम ये कह रहे हैं भी इफ़ मार्क्स ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 तो प्रिंट एफ कंग्रेचुलेशंस, और उसके बाद हमने लिख दिया भी प्रिंट एफ बैकस्लैश सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद गेट जार है। अच्छा, इस तरीके से हमने ये लिख तो दिया है यहाँ पे मैसेज, ये दूसरा मैसेज भी, लेकिन इस केस में मसला ये बनेगा क्योंकि आप देखें जो जर्नल एक अप्रोच होती है किसी भी प्रोग्राम की, वो हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के टॉपिक के अंदर हमने देखा था भाई जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंपल एक वे ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, किसी भी प्रोग्राम का जो एक डिफ़ॉल्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है जिसको हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो क्या होता है भाई प्रोग्राम के अंदर हर स्टेटमेंट ने चलना ही चलना है अनलेस अदरवाइज हम कोई इफ़ वगैरह उसके अंदर यूज़ ना करें या फिर हम कोई लूपिंग स्ट्रक्चर यूज़ ना करें तो उस प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट ने चलना ही चलना होता है। अब यहाँ पे आप अगर गौर करें तो हमारा जो प्रोग्राम है वो जब एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद फिर मेन और देन फिर ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन है इसको वो करेगा, फिर उसके बाद वो प्रिंट एफ स्कैन एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे जब आएगा तो इधर वो चेक करेगा कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो ग्रेटर और इक्वल 40 हैं या नहीं है। अच्छा, अब सपोज करें कि मार्क्स में हैं वो ग्रेटर और इक्वल 40 नहीं होते, मिसाल तौर पे मार्क्स जो हैं वो कोई 20 हैं, 20 कह लें आप। उस केस में क्या होगा कि अगर मार्क्स ऑब्टेन ग्रेटर और इक्वल 40 नहीं है और वो 20 हैं तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या है कि ये सेकंड जो लाइन है प्रिंट एफ कंग्रेचुलेशन, ये प्रिंट नहीं होगा। ये प्रिंट नहीं होगा तो उसके बाद ये मैसेज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सॉरी वाला मैसेज है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो ये यहाँ पे जब कंप्यूटर आएगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा और ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा सॉरी वाला, और उसके बाद गेट जाओ।
अब अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम वैसे हमें सही लग रहा है, यानी इसमें इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लग रहा। लेकिन सपोज करें कि मार्क्स हैं वो 20 नहीं है, मार्क्स 60 हैं। अब क्या होगा, अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होगी तो जाहिर है कि कंग्रेचुलेशन का मैसेज प्रिंट होगा। लेकिन इसके बाद जब कंप्यूटर नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सीक्वेंस स्ट्रक्चर उसने इस स्टेटमेंट को भी करना ही करना है, ये जो प्रिंट है सॉरी बैटल ऑफ नेक्स्ट टाइम है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये इस इफ़ की रेंज के अंदर तो है ही नहीं। अगर इसकी रेंज के अंदर होती तो फिर हम यहाँ पर ब्रेसेस लगाते। वो याद करें, मैंने आपको बताया था भाई यार एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हमने देनी हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ब्रेसेस लगानी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रेसेस भी नहीं है, और अगर ब्रेसेस ना हो किसी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर के साथ, उसका मतलब ये होता है भी फिर कंप्यूटर उसका जो मतलब लेता है वो यही लेता है भी उसके फ़ौरन बाद जो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको मैंने चलाना है। तो वो बस इसको चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो वो कंग्रेचुलेशन को प्रिंट कर देगा। और जब नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो वो इसको भी प्रिंट कर देगा, सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो अब ये एक अजीब सी सूरत हाल बन जाएगी कि दोनों ही मैसेजेस कंग्रेचुलेशन भी और सॉरी भी दोनों ही डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये एक लॉजिकल एरर होगा। फॉल्स के केस में तो वो चलें, वो इस तरह बाई चांस ही वो स्टेटमेंट्स इस तरह लिखी हुई हैं कि वो सही तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंग्रेचुलेशन को तो उसने स्किप कर देना है और उसने अगली लाइन पे आ जाना है। लेकिन अगर ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन मार्क्स ऑब्टेन ग्रेटर और इक्वल 40, तो फिर तो उसने ये वाली स्टेटमेंट भी करनी है और ये वाली भी स्टेटमेंट करनी है। अच्छा, अब इसका हल क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे हम देखें भी अगर हम इस तरह कर दें एज ए ट्रीटमेंट इस लॉजिकल एरर को ख़त्म करने के लिए कि यहाँ पे अगर हम दोबारा लिख दें कि इफ़ मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 40, यानी दोबारा चेक करा दें, तो अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हमारी जो वैल्यू है, मार्क्स ऑब्टेन की वैल्यू है, वो मिसाल तौर पे 70 है, 70 है, तो वो ट्रू हो गई है कंडीशन। वो यहाँ पे अगली लाइन पे आएगा, वो कंग्रेचुलेशन को प्रिंट करेगा। और जब उसके बाद इससे बाहर निकलेगा यानी इफ़ की रेंज से, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा। यहाँ पे वो दोबारा जब चेक करेगा कि इफ़ मार्क्स ऑब्टेन लेस देन 40, तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। और फॉल्स जब होगी तो इसके नतीजे में इसकी रेंज में आने वाली ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको उसने एग्जीक्यूट नहीं करना। तो जब इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो उसके बाद वो डायरेक्ट फिर गेट 4 पे आ जाएगा। तो इस केस में हमारा वो लॉजिकल एरर वाला मसला हल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि वो ट्रू की सूरत में और इसको वो प्रिंट नहीं कर। अच्छा, अब कंडीशन फॉल्स के केस में चेक कर लें कि अगर सपोज करें मार्क्स की वैल्यू होती है 15, तो जाहिर है कि ये यहाँ से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो कंग्रेचुलेशन वाला वो प्रिंट नहीं करेगा, और इस पे जब आएगा कि लेस देन 40 तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो सॉरी वाला मैसेज प्रिंट कर देगा। तो यानी दोनों सूरतों में हमारा ये जो प्रोग्राम है ये अब ठीक चल रहा है, इसमें एरर कोई नहीं है। तो लेकिन इसमें आप देखें भी कोई इतना ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम ये नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ा भाई, हमें 2 दफ़ा ये इफ़ की स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखनी पड़ी। तो आपके माइंड में ये भी बात होनी चाहिए भाई, एक एक प्रोग्राम को कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है, उसकी कोडिंग कई तरीक़ों से की जा सकती है। तो लेकिन ये कि उसमें फिर ये भी देखना होता है भी कितना कम कोड लिख कर रहे हैं। तो अगर आप कम्पैक्ट कोड लिख के, कम कोड लिख के वही पर्पज़ अचीव थी कोड लिख के आपने किया था पहले, तो ये एक एफिशिएंट प्रोग्रामिंग होगी। अगर फ्यू लाइंस ऑफ कोड लिख के आप वही वाला पर्पज़ अचीव कर लेते हैं तो ये एक बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होगी।
अच्छा, अब इसका एक हल और भी है जो ज़्यादा बेहतर हल है। वो क्या है? वो हमारी नेक्स्ट जो सिंटेक्स है इफ़ की, द सिंटेक्स 2 है ऑफ इफ़ चेकिंग टू कंडीशंस। उसमें इस तरह की प्रॉब्लम, वो जो पहली सिंटेक्स थी सिंपल इफ़ जिसकी बात, उसमें ये जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं अब तक, वो किस वजह से आ रहे थे कि उसमें असल में बेसिकली कंडीशन टेस्ट ही एक की जा सकती थी। लेकिन अब यहाँ पे इसके जो नेक्स्ट एक सिंटेक्स है इफ़ एल्स की सिंटेक्स, जिसे सिंटेक्स 2 हम कहते हैं, या इफ़ विद एल्स स्टेटमेंट, तो इसमें हम दो कंडीशन को चेक कर सकते हैं। अब देखें सिंटेक्स 2, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट 1, यानी अगर कंडीशन जो है ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट की जाएगी, और एल्स अदरवाइज स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट की जाएगी। तो यहाँ पे एल्स आ गया, एल्स का इजाफा हो यहाँ पे हो गया, तो इसी वजह से इसको इफ़ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये जो सिंटेक्स 2 है, ये दो कंडीशंस को चेक करने के लिए। अब देखें, लुक एट द सेम प्रोग्राम। यहाँ पे हमने क्या किया है, ऊपर वाला प्रोग्राम तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे पहले हम करते रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें भाई, हम क्या करें, इफ़ मार्क्स ऑब्टेन ग्रेटर और इक्वल 40, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन का मैसेज प्रिंट करें, और एल्स मीन्स के अदरवाइज, यानी दूसरी सूरत में सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद गेट चोर। तो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हमने इस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया है, यानी हमें दोबारा वो पूरी मुकम्मल इफ़ की स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ी, जैसे अभी पिछली स्लाइड पे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जस्ट एल्स लिख के हमने वो मसला हल कर लिया है, यानी वो चेक करेगा कि अगर कंडीशन ट्रू है, मार्क्स ग्रेटर और इक्वल 40 हैं, तो कंग्रेचुलेशन का मैसेज प्रिंट कर देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब मार्क्स हैं वो ग्रेटर और इक्वल 40 नहीं है, फॉर एग्जांपल 10 है, तो वो फिर क्या सूरत में, यानी अदरवाइज की सूरत में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, यानी प्रिंट एफ सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा, अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जो इफ़ एल्स को यूज़ कर रही हैं। तो देखें यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम इन सी टू एंटर एन इंटीजर वैल्यू, चेक द वैल्यू वेदर इट इज़ इवन और ऑड एंड डिस्प्ले अ सूटेबल मैसेज। तो ये वाली जो एग्जांपल है और इससे जो अगली एग्जांपल होगी यानी ये इवन ऑड वैल्यूज़ को चेक करने के लिए, और इससे अगली जो एग्जांपल है वो दो वैल्यूज़ के दरमियान लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी दो नंबर आपको दिए गए होंगे, तो उनमें लार्जेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है उसको फाइंड करने के लिए। तो ये दोनों अहम किस्म के बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं, तो इनको आपने ज़रा सही तरीके से समझना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस पहले प्रोग्राम को पहले देख लें। तो इसमें हमें ये कहा गया भी एक वैल्यू एंटर करनी है, इंटीजर वैल्यू, और उसको आपने चेक करना है भी ये इवन है या ऑड है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पहले तो एनालिसिस हमने यहाँ पे लिखा है कि इनपुट हमारी क्या होगी, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू होगी, और उसके बाद प्रोसेसिंग है कि चेक हम करेंगे कि वैल्यू जो है वो ऑड है या इवन है, और फिर आउटपुट हमने डिस्प्ले करनी है एक मुनासिब किस्म का मैसेज। अच्छा, अब ये यहाँ पे आप देखें बिफोर हमने क्या किया है, हैश इंक्लूड हमने लिखा है, उसके बाद मेन, फिर उसके बाद वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसमें हमारी इनपुट क्योंकि एक ही है एनालिसिस के मुताबिक, तो वो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पे किया। उसके बाद हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ स्टेटमेंट्स की मदद से वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी इनपुट जो है वो यूज़र से ले रहे हैं स्कैन एफ की मदद से।
अच्छा, अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इफ़ वैल्यू परसेंटेज 2 इक्वल 0, तो इस पे गौर करना है। इसको देखें तो हम असल में क्या कर रहे हैं, ये जो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है या मॉडुलस ऑपरेटर होता है, तो इसको हमने वो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था जब हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे थे कि ये मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है, हमें दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके तो उनका जो रिमाइंडर आता है वो रिटर्न करता है। तो यानी अगर आप मिसाल तौर पे 13% आप लिखें तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये याद आपने रखना है भी, जो इस केस में आंसर रिटर्न होता है हमारे पास, जो रिमाइंडर होता है वो हम गेट करते हैं। तो यहाँ पर यही रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम उस इंटर की गई वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे। तो देखेंगे कि अगर वो पूरा उस पे तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इट मीन्स के वो इवन वैल्यू है, अदरवाइज वो ऑड है। क्योंकि जनरली मैथमेटिक्स के अंदर भी आप ये देखते हैं भी, अगर किसी नंबर को आपने प्रूव करना हो भाई ये ऑड है या इवन है, तो आप क्या करते हैं, उसे 2 पे डिवाइड ही करते हैं। और अगर तो वो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो रहा है उस पे कि वो इवन है, तो वही टेक्निक, वही लॉजिक हम इधर यूज़ कर रहे हैं। तो डबल इक्वल यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इस बात को भी आपने याद रखना है कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो डबल इक्वल होता है। सिंगल इक्वल याद रखें, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर होगा, क्योंकि वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये रिमाइंडर निकालेगा, चेक करेगा, तो अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फिर इंटर्ड वैल्यूज इवन प्रिंट कर देगा और अदरवाइज इंटर्ड वैल्यूज ऑड प्रिंट कर देगा। इन द सेम वे नेक्स्ट प्रोग्राम में आप देखेंगे, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इंटर 2 नंबर्स, चेक एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर। 2 नंबर हमने यूज़र से लेने हैं और उनको चेक करना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, और वो हमने प्रिंट करना है। एनालिसिस में देखें कि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर हमने यूज़र से लेने हैं, और प्रोसेसिंग में लार्जेस्ट नंबर को फिर हमने फाइंड करना है और आउटपुट में हमने डिस्प्ले करना है लार्जेस्ट को। अभी आप देखें यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h है, तो आप देखें 2 नंबर्स अकॉर्डिंग टू इनपुट हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं 2 वेरिएबल्स, num1 इंटीजर num1 num2, और यहाँ पे हम फिर प्रिंट और स्कैनफ स्टेटमेंट्स की मदद से उनकी वैल्यूज ले रहे हैं। तो चेक कर रहे हैं कि इफ़ num1 ग्रेटर देन num2, अगर num1 पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर हो तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा द फर्स्ट नंबर %d, यानी वो नंबर खुद इधर आ जाएगा। मिसाल तौर पे नंबर 15 और 10 है, फर्स्ट नंबर 15 इज द लार्जेस्ट, और आगे कॉमा के बाद हमने उसका वेरिएबल यहाँ पे लिखा है। तो एल्स %d इज लार्जेस्ट और नंबर 2। तो इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात हो।